सो हाई माई डियर AMU ट्रिपल एस्पिरेंट्स, दिस इज मानस खंडूजा। स्टूडेंट्स, AMU एग्जाम में 2 महीने से भी कम का समय आपके पास रह गया है और उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी डिटेल जो चैप्टर होता है एल्डिहाइड्स कीटोन एसिड्स, उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करूंगा। AMU कैप्सूल बुक में 2011 से 2024 जो भी एल्डिहाइड्स कीटोन एसिड्स के PYQ है उनका सोल्यूशन मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा, तो ज़रूर एंड तक देखें। ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर होता है ऑर्गेनिक में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। और काफ़ी बड़ा है, सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन इसमें है, तो इसे काफ़ी डिटेल इसके नोट्स बनाना, इसकी कोई नेम रिएक्शन मत छोड़ना, चाहे कैनिजारो, क्रॉस एल्डर, ये सारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन इसमें, स्टीफन रिएक्शन, इन सबको ज़रूर आप ध्यान से इनके नोट्स बनाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक के बारे में आपको पता है, आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हो और फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर अलीगढ़ की किसी लोकल जगह से भी आपको ये बुक मिल जाएगी। एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का वेटेज इसमें मेंशन है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस सबसे पहले हम एल्कीन्स में पढ़ते हैं और उससे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करा जा सकता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर हमें 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल चाहिए। ओके, तो 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल हमें कैसे मिल सकता है? तो ओजोनोलिसिस का आंसर लिखने का बहुत आसान तरीका होता है, जहां डबल बॉन्ड है वहां एक एक ऑक्सीजन लिख दो। तो आपको पता है हमें एक ही कंपाउंड में कीटोन और एल्डिहाइड दो ग्रुप चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि जो डबल बॉन्ड है उस पर दो साइड चेन नहीं हो सकती। अगर दो साइड चेन है तो दोनों कीटोन बन जाएंगे इससे, तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा आंसर है तो ए, बी या डी में से कोई होगा। अब अगर हम ए ऑप्शन को देखें तो ए का जो ओजोनोलिसिस हम करते तो एक डबल बॉन्ड हो यहाँ आ जाता, ओके, और ये बीच वाला बॉन्ड टूट जाता, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है इसके में, और ये वाले हिस्से में एक डबल बॉन्ड ही लग जाता। तो सेकंड पे मिथाइल मिल पा रहा है क्या हमें? इसमें सेकंड पे मिथाइल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप काउंटिंग करोगे एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये 1 है, ये 2 है, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो डी में अगर हम चेक करें तो देखो ये आपको क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड था वहां ऑक्सीजन रख दो, बॉन्ड को तोड़ दो, और ये वाली साइड पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और आ जाएगा। अब यहां से काउंटिंग करोगे तो देखो 1 2 पे मिथाइल, 3 4 5 पे कीटो है, और 2 पे मिथाइल मिल गया, हमें कीटोन पार्ट भी मिला, हमें एल्डिहाइड पार्ट भी मिला। तो सिंपल सा तरीका होता है, आप अगर कभी भी लिखना चाहते हो कि हमें ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना है, हमें पूरा इंटरमीडिएट नहीं दिखाना, तो आप बस ऐसा करा करो, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, इधर वाले हिस्से को ऑक्सीजन, इधर वाले हिस्से को ऑक्सीजन। तो आप हमेशा चेक करोगे अगर हमारे डबल बॉन्ड पर एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कीटोन मिलते हैं हमेशा, और अगर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हैं तो एल्डिहाइड मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमें एक एल्डिहाइड एक कीटोन चाहिए था, तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर एल्काइल ग्रुप दोनों इस तरफ नहीं होना था, तो हमारा इसलिए आंसर सी नहीं था। ए को हमने चेक कर लिया, फिर मैंने डी को चेक करा। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और ओजोनोलिसिस में आपको प्रोडक्ट लिखने का तरीका याद रखना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना अगर डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड टूट जाते हैं, एक रह जाता है। ओके, तो आपका यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन लगा, तो अगर ऐसा ये वाला कंपाउंड होता तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता। ओके, तो इस तरह से आप ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट लिख सकते हो। अब HVZ एक नेम रिएक्शन है, मैंने आपसे कहा नेम रिएक्शन सबसे ज्यादा है इस चैप्टर में, तो HVZ एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, और उसके लिए बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बीटा हाइड्रोजन का ये क्या कर देता है, यहाँ पे हेलोजनेशन हो जाता है बीटा कार्बन पे। तो अगर आप बीटा कार्बन देखो एरोमेटिक में तो होगा नहीं, तो ये वाला है हमारा अल्फा बीटा कार्बन। ओके, सॉरी मैंने बीटा बोल दिया, अल्फा कार्बन की बात कर रहा था मैं। अल्फा कार्बन पे हेलोजनेशन होता है, और अगर आपके अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हेलोजनेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसे हम इस वाले कार्बन को देखें तो इसका अल्फा कार्बन तो ये है, यहाँ पे हेलोजनेशन हो जाएगा, तो हेलोजन यहाँ पे आके लग जाएगी। पर अगर हम डी वाले में देखें तो डी वाले में ये अल्फा कार्बन है पर इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एरोमेटिक का हो नहीं सकता, तो ए और बी आंसर नहीं थे। डी वाले में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए वो आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, हेल बोल्जार्ट
जेलेंस्की नेम रिएक्शन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अल्फा कार्बन होता है वहां ब्रोमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। हेलोजन ऐड हो जाती है, कहाँ होती है? अल्फा कार्बन पे। अगर उस पे हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन की जगह एक हेलोजन लग जाती है, ओके। एसवीजेड नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन तीनों कंपाउंड्स के एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें इसके एसिडिक कैरेक्टर को बताना है, और एसिडिक कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि जो कंजुगेट बेस बनेगा वो कितना स्टेबल है। तो हम तीनों के कंजुगेट बेस बनाएंगे और हम चेक करेंगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ओके। तो अगर हम बात करें, एक सेकेंड, सबसे पहले वाले का जो कंजुगेट बेस होगा तो यहां से हाइड्रोजन गई, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो। फिर सेकंड वाले का हम बात करें तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो ये है, ओके, ये सेकंड वाले का हो गया। और जो लास्ट वाला है उसका कंजुगेट बेस अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वहीं से कंजुगेट बेस आपको मिलेगा। और जो सेकंड थर्ड वाले का कंजुगेट बेस है वो ये है, ओके। तो आप सभी को पता है कि जो हेक्सेन स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है, वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देगा। पर ये जो 5 वाला स्ट्रक्चर होगा ये थोड़ा सा हायर कंसेप्ट है। कुछ एएमयू में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे हायर लेवल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन को देखा है तो एग्जाम में आप कर लोगे, पर एकदम से नया जो आ जाता है बड़ी दिक्कत होती है। एएमयू में कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप सारे क्वेश्चन करो, वो चाहते कुछ क्वेश्चन में आप टाइम खराब करो, तभी तो आप जो आते हैं वो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आपको 35 क्वेश्चन मान लो आते हैं, पर उन 35 तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। आप पहले ही 3 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए ऐसे लेवल के जो एएमयू में नहीं होने चाहिए थे। होता है हर एक बार में ऐसे एक दो क्वेश्चन होते हैं जो काफी हायर लेवल के होते हैं, तो आप डेफिनेटली इस चीजों से बचें। ऐसा क्वेश्चन अगर आपने पहले देखा है तो आप कर लोगे। तो थोड़ा हायर लेवल का कंसेप्ट है कि ये वाला प्लेनर नहीं होता 5 वाला, पर 6 वाला थोड़ा प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन हो जाता है। और सबसे ज्यादा कीटोन का होगा, तो कीटोन वाला थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है, और लास्ट में होगा साइक्लोपेंटेन की वजह से जो आपका कंजुगेट बेस आ रहा है। तो ये हायर लेवल कंसेप्ट है। अगर आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो ऐसे क्वेश्चन को करें, वरना इन क्वेश्चन से एमयू के एग्जाम में बचना। आपको 150 में से 150 नहीं चाहिए। आपको कितने मार्क्स चाहिए? अप्रॉक्स 80 टू 90 के बीच में होते तो बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाती, ओके। तो उसके लिए 80-90 वाले क्वेश्चन जो आपको आते हैं उन तक पहुंचना होगा, और इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में छोड़ते हुए जो आसान क्वेश्चन है उन्हें पहले करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी आसान है, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पीएचबीआर यानी बेंजाइल ब्रोमाइड को हम किससे रिएक्शन करें कि बेंजाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाए? तो मैग्नीशियम से करना पड़ेगा। फिर हमें एसिड बनाना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोलिसिस से, और उससे अमाइड बनाने के लिए अमोनिया और हीट करा जाता है। तो ये तो सिंपल रिएक्शन है, आंसर नंबर ए है, ठीक है। कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो मैग्नीशियम मेटल से रिएक्ट करा जाता है एल्काइल हैलाइड को, और एल्काइल हैलाइड्स ग्रिग्नार्ड रीजन से एसिड बनाने के लिए CO2 से रिएक्शन होती है। और एसिड अगर आपका आ जाता है और उससे हम अमाइड बनाना चाहते हैं, जैसे ये आपका एसिड है और मैं इससे अमाइड बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं इसे NH3 डालूंगा तो मेरे को सॉल्ट मिलेगा CH3COO माइनस NH4 पॉजिटिव, और जब मैं इसे हीट करूंगा तो वाटर निकल जाएगा और CH3COO NH2 मिल जाएगा, जिसे हम अमाइड कहते हैं, ओके। तो अमाइड के लिए NH3 डाल के हीट करना होता है, तो वही आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फिर इसके बाद वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। तो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो आप बेंजीन में AlCl3 के प्रेजेंट में प्रोपेनॉइल क्लोराइड डाल रहे हो तो प्रोपाइल बेंजीन या फिर प्रोपाइल फिनॉन बनेगा। ये एकाइलेशन हो रहा है ना, तो प्रोपायोफिनॉन बनेगा सबसे पहले, सिंपल सी बात है। ये बेंजीन है, ओके, और आप इसका एकाइलेशन कर रहे हो। एकाइलेशन होता है एसिटल ग्रुप का एडिशन, ठीक है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl AlCl3 के प्रेजेंस में डालेंगे तो हमें प्रोपियोफेनॉन मिल जाएगा, ओके। प्रोपियोफेनॉन आपको मिला। अब इसका रिडक्शन हो जाएगा जब आप इसमें हाइड्रोजीन डाल दोगे, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में, वो लिखा नहीं है, पर ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन होती है तो ये प्रोपाइल बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्केन में मतलब हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाता है। तो प्रोपाइल बेंजीन और प्रोपियोफेनॉन आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखे हैं, ओके। तो
अभी हमने 5 क्वेश्चन करे 2024 में, और आप देखोगे कि मोस्टली एक क्वेश्चन को उसको हटा दे तो बाकी एनसीईआरटी लेवल है। क्या आप वुल्फ किश्नर रिडक्शन एनसीईआरटी में नहीं है? क्या AlCl3 वाली रिएक्शन 11 की एनसीईआरटी में नहीं है ना? तो ओके, तो ये हमारा आंसर नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन 6 2023 का क्वेश्चन है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है, इसमें टॉटोमेरिज्म लगता है। आपको पता है जब आप किसी, ये एल्कायन है, किसी टर्मिनल एल्कायन में, ये एल्कायन होना चाहिए, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ओके, तो टर्मिनल एल्कायन में जब मैं वाटर डालता हूं तो मार्कोनी कफ रूल लगता है अगर HgSO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में डाला जा रहा है। ठीक है, तो H2 ऐड होगा तो OS लग जाएगा ऐसे कार्बन पे। मार्कोनी कफ रूल के हिसाब से कैसे कार्बन पे लगेगा? जिस पर हाइड्रोजन कम हो या फिर वो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड हो। तो OH कहाँ अटैक करेगा? OH जो है H2O का, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा। तो पहली चीज हमें मिलती है एक इनॉल। हमें एक इनॉल मिल जाता है इस रिएक्शन से। इनॉल यानी ऐसा कार्बन जिस पे डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, तो इनॉल कहलाता है। और इनॉल फॉर्म स्टेबल कब होगी? अगर वो टॉटोमराइज कर जाए कीटो फॉर्म में, तो जो फाइनल है वो एसीटोन मिल जाएगा। तो ये टॉटोमराइज कर गया। तो हमें दो आंसर चाहिए, एक इनॉल फॉर्म एक टॉटोमराइज फॉर्म। तो सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म है और ये कीटोन है। तो ये इनॉल कीटो या फिर टॉटोमेरिज्म इसे कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो गया। ओके, अब इस रिएक्शन को देखते हैं। तो क्या ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है? पहला सवाल तो ये है, इसे करने से पहले देखना क्या एनसीईआरटी में ये है। तो आप एनसीईआरटी खोलना और देखना इटार्ड रिएक्शन में क्या है, सेम चीज नहीं लिखी हुई। टेम्परेचर से लेके इंटरमीडिएट उन्होंने पूछा एज इट इज एनसीईआरटी का। और सबसे पहला ही सेंटेंस मेरा इस लेक्चर में था कि इस चैप्टर में नेम रिएक्शंस बहुत है, उन्हें ध्यान रखना। तो इटार्ड रिएक्शन है, इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया इंटरमीडिएट कौन सा है, तो क्या ये ऑप्शन में है CHOCOCH3। तो एनसीईआरटी जिसने पढ़ी है, केवल 12th की भी जिन्होंने सही से प्रिपरेशन करी है ना, तो वे क्वेश्चन कर देते। आप 12th के पेपर की पढ़ाई करते हो तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये सारी नेम रिएक्शन याद करोगे, ऐसे लिख लिख के देखा होगा, तो फिर एग्जाम में अगर आ गया एमयू के तो आपको आनी तो चाहिए। अगर आप CBSE 12th पेपर दिया है तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस आपको ऑब्वियसली पता होगी। और आंसर नंबर सी इसका एग्जैक्टली हमने एनसीईआरटी से लिख लिया। नेक्स्ट CH3CH2 COOH SOCl2 से रिएक्ट कर रहा है, फिर NH3 से रिएक्ट कर रहा है, फिर आखिरी एक नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है? मेरे लिखने से पहले सोचो, Br2KOH जब हम डालते हैं तो कौन सी नेम रिएक्शन में हमने ब्रोमीन और KOH ऐड करा है? तो सबसे पहले अगर आप किसी एसिड की रिएक्शन SOCl2 से करते हो तो क्लोरीन ऐड हो जाता है वहां पे। ठीक है, एसिड क्लोराइड बन जाता है। तो एसिड क्लोराइड हमारा बन गया। तो एसिड क्लोराइड फर्स्ट स्टेप में हमें मिला CH3। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक एसिड क्लोराइड CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ये एक एसिड क्लोराइड है, ये आपका X हो गया। इसमें आपने NH3 डाला तो एक अमाइड मिलेगा जिसे प्रोपेन अमाइड कहेंगे। और अमाइड्स का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से एक कम कार्बन का अमीन मिलता है। और ये भी एक एनसीईआरटी लेवल की नेम रिएक्शन है। तो एक कम कार्बन का अमीन यानी इथेनामाइन मिल जाएगा। तो है क्या इथेनामाइन? ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। तो आप 8 क्वेश्चन देख चुके हो, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो आपके लेवल से बाहर था, बाकी अभी तक हम केवल सिंपल क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये एक एडिशन रिएक्शन है और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे एल्डिहाइड्स कीटोन देते हैं। कैसे होती है एडिशन रिएक्शंस? तो आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको HCN ऐड करना है। ओके, तो HCN में नेगेटिव पार्ट कौन सा होता है? HCN में नेगेटिव पार्ट क्या होता है? CN होता है, तो कार्बन पे लगा दो। और H पॉजिटिव पार्ट हुआ HCN का तो वो O पे लगा दिया। तो ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अब इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ओके, तो आप अगर साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो बस लास्ट में ये चीज हो जाएगी जब आपने हाइड्रोलिसिस करी। तो इसका अगर सिंपल हम सही से लिखें तो सबसे पहले आपको ये चीज मिलेगी, O पर H लग गया और यहाँ पे CN लग गया। तो साइनोहाइड्रेंस कहलाते हैं जो कंपाउंड जिनमें कार्बन पे OH और CN दोनों लगे होते हैं, उन्हें हम साइनोहाइड्रेंस कहते हैं। पर आप जब साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस करोगे
कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एक एसिड मिलेगा। OH भी है, COOH भी है और C2H5 भी है। तो क्या ये चिरल कार्बन है? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे बताएं जो कार्बन है क्या ये चिरल कार्बन है? ये जो कार्बन है क्या ये चिरल कार्बन है? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर इस वीडियो को ढंग से पूरा पूरा देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपके, तो बताएं कि जो कार्बन मेरा मेन है बीच में वो चिरल है या नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगा ना फिर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसीटोन के साथ क्या बनाता है? तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड के साथ देते हैं प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सारे एल्डिहाइड्स के साथ सेकेंडरी अल्कोहल। जो भी एल्डिहाइड्स बचे हुए होते हैं उनसे मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, और टर्शरी के साथ, सॉरी टर्शरी कह दिया मैंने, कीटोन्स के साथ टर्शरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो इसमें कोई मेहनत तो नहीं थी, तो फैक्ट होता है। आप मेरे मेन लेक्चर पढ़े हुए हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको मैंने बताया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। उससे एल्डिहाइड्स कीटोन्स वाले चैप्टर में भी रिएक्शन है, प्रिपरेशन है। साइनाइड्स वाले चैप्टर में भी प्रिपरेशन है, नाइट्रोजन वाले में। एल्केन्स भी इससे बन जाते हैं, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी ये मिलेगा। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी इस रिएजेंट की इंपॉर्टेंस है। तो इसकी एक अलग पतली सी कॉपी बना लेना, इससे रिएक्शंस आती ही आती, कोई ना एक क्वेश्चन में जरूर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लग रहा होगा, तो इसे जरूर ध्यान से पढ़े। तो आंसर टर्शरी अल्कोहल हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 10 क्वेश्चन हमने करे और ऑन एन एवरेज अगर हम, मेरे साथ आपने कर लिए हैंड टू हैंड, तो 16 मिनट 1.5 मिनट में आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हो। तो 3 घंटे के पेपर में आप कितने हो जाएंगे? 180 के हिसाब से हिसाब लगाएं, 1.5 मिनट हम पे 180 मिनट्स हैं टोटल। 1.5 मिनट्स अगर आप ले रहे हो तो आप 120, अगर मैं 10 हटा भी दूं, थोड़ा प्रेशर दिमाग में आ जाए और एक क्वेश्चन में फंस जाओ, तो 100-110 क्वेश्चन आप इस एवरेज से कर सकते हो। और 100-110 में अगर आपने 80 भी सही कर दिए, 80 सही करे, 110 आपने अटेम्प्ट करे हैं, 30 गलत ना, 30 छोड़ देना, तो अगर आप 80-90 सही कर लेते हो, आप 70 अब का स्कोर किस तरह से कर ले रहे हो ना, तो भी आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। 110 क्वेश्चन कोशिश करना, अटेम्प्ट कर लो, और उन 110 में 80 to 90 आपके लगभग सही हो, तो जो नेगेटिव है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और बैचेस की अगर आपको बात करें तो देखो, अगर आप रिकॉर्डिंग चाहते हो लेक्चर्स की ना, आप लाइव लेक्चर में तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स चल रहा है, मैथ में चल रही चीजें, पर मेरा एल्डिहाइड्स कीटोन अभी चल रहा है क्योंकि हमने ये चैप्टर को रोक के इनऑर्गेनिक पहले पूरी खत्म कर ली थी, तो इनऑर्गेनिक खत्म हो गई है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स बचा है, शुरू ही हुआ है कल, अमीन्स बचा हुआ है हमारा, और वही आपको लाइव लेक्चर में मिल जाएगा मेरे साथ। बाकी हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आप या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे आ रहा है मेरे लिखा हुआ, एक सेकंड, ये वाला नंबर। ओके, और बुक के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बैचेस वगैरह के लिए, AMU कैप्सूल बुक के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। 11 अब IUPAC कितना आसान है, देखो IUPAC तो जरूर करना, प्रैक्टिस काफी ज्यादा, एक क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड टॉपिक है, IUPAC आता ही आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेजोनेंस रिलेटेड क्वेश्चन, एसिडिक कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन, ऑर्गेनिक में ये तो आते ही हैं चीजें जो है। ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर बताना, अरेंज करना उन्हें, नेम रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स कीटोन की मिसलेनियस नेम रिएक्शन, कैनिजारो, एल्डोल, इनमें से जरूर कोई ना कोई आ जाती है। अब अगर हम इसकी IUPAC की बात करें तो आप नंबरिंग एल्डिहाइड की तरफ से करोगे, तो एल्डिहाइड हमारा 1 हो गया, इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड है, यहाँ CHO है, तो ये साइड ग्रुप नहीं है, मेन ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5, 3 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है मिथाइल, तो हमारा आंसर हो गया पेंटेनल के हिसाब से B, 2 मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेनल। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। IUPAC काफी सिंपल है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। अगर ये आप CHO को साइड ग्रुप मत समझ देना, हेक्सानल लिख दिया पता लगा, इसे गिनोगे तो 5 ही हो रहे। मेन ग्रुप को मेन चेन में रखना पड़ेगा, ये नहीं कि अब आप लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हो, वो तो एल्केन्स में होता है। ठीक है, क्वेश्चन 12, कंसंट्रेटेड NaOH की रिएक्शन हो रही है H2O और H+, यानी आपका ये क्या हो रहा है, कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना,
तो इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड वाला जो पार्ट आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस हो जाता है, तो एक COOH बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। कार्बन थोड़ी कम होते हैं, कार्बन उतने ही रहते हैं। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो नेम रिएक्शन है। अभी इसका बात कर रहा था मैं कि मिसलेनियस रिएक्शंस आती हैं कैनिजारो और एल्डोर, और उसका क्वेश्चन आ भी गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13। तो आपको नेम रिएक्शन मैच करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है रोजनवुड। तो रोजनवुड आपको पता है एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड्स दे देता है, तो सी हमारा रोजनवुड है, करेक्ट है। फिर क्लेमेंसन में क्या होता है, क्लेमेंसन में आपका एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, तो ए भी करेक्ट है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी यही होता है, तो एल्कोहल थोड़ी बनते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन में। स्टीफन रिडक्शन में साइनाइड से एल्डिहाइड बनता है, तो करेक्ट है। सिर्फ एक नेम रिएक्शन गलत दे रखी है, बी वाली, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो इन द गिवन रिएक्शन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्स क्या होगा। तो ओजोनोलिसिस हो रही है, सिंपल सी बात है। हम जब ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में दो ही चीजें टूटती हैं। जैसे डबल बॉन्ड में तो दोनों बॉन्ड टूट गए थे ओजोनोलिसिस पे, पर ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड टूटेंगे तो एक तो बना रहेगा। और इधर जहां जहां टूटे वहां डबल बॉन्ड हो लगा दो, तो हो तो ओजोनोलिसिस रहा है। ठीक है, इसका नाम मुझे जरूर बताना IUPAC क्या होगा, और कमेंट्स में। लाइव लेक्चर में से देख रहे हो तो मैंने क्या करा होगा, अभी तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैं इसे एज अ प्रीमियम अपलोड करूंगा ताकि आप इसे हैंड टू हैंड सॉल्व करो, फास्ट फॉरवर्ड ना कर पाओ, है ना। वीडियो क्या होती है, आप एंड पे जाके फौरन देख लोगे, पर एज अ लाइव लेसन ही ये 6 बजे अपलोड होगा आज शाम को। तो आप इसे लाइव में करना और कमेंट्स में जरूर उस समय बताना कि इसकी IUPAC नेम क्या है। ठीक है, तो ओजोन आंसर है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो 14 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, एक क्वेश्चन उसे हटा दूं तो 13 बाकी सब हमारे NCERT लेवल के, ऑर्गेनिक NCERT लेवल में। फिजिकल की बात नहीं कर रहा, फिजिकल में तो आप कैलकुलेशन में समय बर्बाद कर दोगे, तो वो आप ज्यादा क्वेश्चन ना कर पाओ। सिंपल सी बात ये होती है कि यहाँ मुझे हैंड टू हैंड ओजोन पे टिक मारना था, पर फिजिकल में मुझे आता भी है तो भी फॉर्मूले तो बहुत डिटेल हो जाते हैं ना कभी कभी। जैसे हमें मान लो मोल्स भी निकालने हैं, तो 2.03 ग्राम दे रखा है, फिर मोलर मास 144.3 दे रखा है, फिर मॉलिक्यूल्स के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 करना है। तो समय तो इसमें ज़्यादा लगेगा ओजोन को टिक मारने से। ओके, तो फिजिकल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए, कोशिश करें इनऑर्गेनिक पहले करा करें। अब बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और फिर एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले तो हमारा एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, तो ये आंसर हो सकता है। फिर एल्डिहाइड आने चाहिए, तो एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड किस ऑप्शन में, केवल बी ऑप्शन में है। फिर ईथर होते हैं, और एल्केन्स का तो सबसे कम होता है, क्योंकि उनमें तो दोनों एलिमेंट बिल्कुल ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। पोलैरिटी होनी चाहिए कंपाउंड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होनी चाहिए। तो एल्केन्स में तो कार्बन हाइड्रोजन बराबर होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो उनका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। एल्केन्स सबसे पहले आपका एल्कोहल्स का, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर हमारे एल्केन्स आते हैं। तो देख लो कौन से ऑप्शन में एल्कोहल, ये रहा। फिर ए ऑप्शन की अगर हम बात करें, एल्कोहल, फिर हमारा एल्डिहाइड, फिर ईथर, और फिर एल्केन। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन क्या ये नेम रिएक्शन है। आपसे पूछा जा रहा है इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट विल बी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्वेश्चन अगर ये आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पढ़ा होगा, ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन सा होता है। जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन होती है तो ऑर्थो पैरा बनते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, या CH3 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑर्थो और पैरा में मेजर कौन होता था, पैरा हमेशा मेजर होता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। पड़ोस में कोई ग्रुप लग रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, आपसे दूर लग रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो पैरा का स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्राउडिंग जिसे कहा जाता है, भीड़ भाड़, तो ये कम है, तो इसलिए ये मेजर होगा। ये आपका मेजर होता है। तो कौन से वाले को पैरा कहते हो, 4 क्लोरो को कहोगे कि 2 क्लोरो को कहोगे, 4 क्लोरो आपका पैरा कहलाएगा ना। तो आंसर ये हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, कौन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कौन देते हैं,
थोड़ा सा ये जूमिंग की दिक्कत है ना पीडीएफ में। तो अभी अगर आप इसे लाइव मुझे बता तो पाओगे नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैंने जूम कर दिया है। आपको इन चारों में बताना है फेलिंग सोल्यूशन कौन, मतलब फेलिंग्स टेस्ट कौन दे देगा। 1 मिनट का टाइम लो, आंसर करने की कोशिश करो। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड्स देते हैं, पर एल्डिहाइड्स में भी एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। तो बेंजल्डिहाइड तो नहीं देगा। फिर फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल, और लास्ट है आपका प्रोपेनॉल। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिस्पॉन्ड। तो बेंजल्डिहाइड नहीं देता, बस सिंपल सा आंसर हो गया हमसे। तो एलिफेटिक तीनों देंगे। बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक है, इसलिए वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता, और कीटोन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते। ओके। तो एक आइडोफॉर्म टेस्ट भी जरूर पढ़े, उसका क्वेश्चन भी काफी बार आता है। आइडोफॉर्म टेस्ट, और ये हो गया आपका फेलिंग टेस्ट। कौन देता है फेलिंग टेस्ट? एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव दिस टेस्ट। ओके। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो व्हेन एक्स इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट लिबरेटेड, व्हाट इज एक्स? तो आपको पता है अगर कोई एसिड्स सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, 10th में पढ़ाया जाता है, तो क्या मिलती है? CO2 गैस मिलती है। पर किस में नहीं मिलेगी? पिक्रिक एसिड में नहीं मिलेगी, क्योंकि पिक्रिक एसिड में COOH ग्रुप ही नहीं है। वो तो ये होता है OH, फिनॉल्स तो होता है वो तो एक तरह का। तो फिनॉल नहीं देता ये टेस्ट, एसिड देते, कार्बोक्सिलिक एसिड्स देते हैं। तो पिक्रिक एसिड नहीं देगा। बाकी तीनों में COOH ग्रुप आपको मिल जाएगा, पर पिक्रिक एसिड में नहीं मिलता। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्स आपका पिक्रिक एसिड है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसको कहा जाता है। 19th, 4 कंपाउंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी क्या होगा। सी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो, NaNH2 जब आपका टर्मिनल एल्काइन से रिएक्ट करता है ना, तो हमें क्या मिल जाता है? ये वाला कंपाउंड मिल जाता है। इसको हम सॉल्ट कहते हैं, एक तरह का सॉल्ट हो गया ना। एसिड जब बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जब आप इसमें CH3I डाल रहे हो, तो Na निकल जाएगा, और जो एल्काइन है वो बड़ा हो गया। बड़ा यानी पहले 2 कार्बन का था, अब 3 कार्बन का हो गया। ओके। अब इसमें आपने डाला मर्क्यूरिक सॉल्ट। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिएक्शन देखी थी, कीटोन मिलते थे इससे, एल्डिहाइड कीटोन। तो कौन सा मिलेगा यहाँ पे आपको? एसीटोन मिल जाएगा इसमें आंसर। CH पे, यहाँ पे जैसे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ तो S लग जाएगा, CH2। और पहले आपको इनॉल फॉर्म मिलती है, इनॉल फॉर्म मिलती है, फिर ये टॉटोमेराइज कर जाती है, और आपको क्या मिल जाता है? एसीटोन मिल जाता है। तो ये रिएक्शन हमने जस्ट अभी देखी थी। ये Hg2S प्लस का मतलब है आपके पास HgSO4 है। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस H2SO4 कहाँ है, कैसे पता लगा? अरे H3O प्लस का मतलब ही यही है, H प्लस कोई तो दे रहा है, तो H2SO4 ही तो दे रहा होगा। तो ये आंसर आ गया, मतलब एसिड चाहिए होता है उस रिएक्शन में, और मर्क्यूरिक सल्फेट चाहिए होता है। तो डी आंसर हो गया। ये भी नेम रिएक्शन है। कौन सी नेम रिएक्शन है बताओ? कौन सी नेम रिएक्शन है? द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज एसिटो, कौन सा? बेंजोइल क्लोराइड आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट से, और आपको बेंजल्डिहाइड मिल जा रहा है। तो एल्डिहाइड्स बनते थे रोजनमुंड रिएक्शन से, जब आपके पास एसिड क्लोराइड होता था। तो आंसर सी हो गया। नेम रिएक्शन एक और आ गई। कहा था इस चैप्टर में बहुत नेम रिएक्शन है, एक एक ध्यान से पढ़ो। ऑल्टरनेटिंग ईयर्स लगातार मिलती जा रही है, सभी नहीं है। रोजनमुंड अभी मैच द फॉलोइंग में भी था, और रोजनमुंड, स्टीफन एटार्ड और गटरमैन चारों एनसीईआरटी में। 21st, पाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो ये रिएक्शन क्या एनसीईआरटी में? सवाल ही ये क्या है एनसीईआरटी में। मेन मैं आपको इस PYQ के थ्रू ये भी बताना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या हमें और भी बुकें खरीदने की जरूरत है? क्या EMU की अलग से ही बुक लेनी चाहिए? ये सब चीजें भी, जैसे PYQ लिए तो आप ले सकते हो, बट क्या हमें नोट्स के लिए भी कोई बुक लेनी चाहिए? हम प्रदीप ले लें, हम ABC ले लें, या OP टंडन लें? क्या हमें आखिरी मौके पे वो बुक खरीदनी चाहिए, या फिर अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा हमें पढ़नी चाहिए? तो हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और कहाँ है? प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल एक पेज में दे रखा है। क्यूमीन से आप फिनॉल बना रहे हो, तो इस रिएक्शन में फिनॉल तो बनता है, संग में एसीटोन भी बनता है।
ये क्यूमीन कहलाता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करो, फिर पानी की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, तो फिनॉल तो मिलता है, संग में एसीटोन भी मिल जाता है। तो ये बाई प्रोडक्ट होता है, हम बना नहीं रहे पर बन गया, इसलिए बाई प्रोडक्ट कहलाता है। आप कुछ बना रहे थे, फिनॉल संग में एसीटोन भी मिल गया, तो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहाँ है, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसे क्यूमीन कहा जाता है या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कार्बोनिल कार्बन पे। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, न्यूक्लियोफाइल को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ऐसा कार्बन ढूंढो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा कार्बन होगा, देखो ये कार्बन होगा ना, क्योंकि क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि क्लोरीन इसके पड़ोस में लगा है, और क्लोरीन काफी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन फटाफट लेके चला जाएगा। तो एसिड क्लोराइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को चाहिए पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ठीक है, और वो होता है एसिड क्लोराइड वाला कार्बन इन चारों में। तो ये इन चारों में आपसे पूछा जा रहा है फेलिंग्स टेस्ट के बारे में, इसमें क्वेश्चन है फेलिंग्स टेस्ट से। देखो एक और क्वेश्चन आ गया, तभी कहते हैं पीवाईक्यू करना काफी जरूरी होता है, चीजें रिपीट कर रही हैं। ओके, फेलिंग सोल्यूशन की क्या रिएक्शन होती है जब कोई एल्डिहाइड Cu2+ वाले फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करता है, तो Cu2+ क्यूप्रियस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिड्यूस हो रहा है। अब देखिए, तो ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट है, कार्बोक्सिलेट बन गया एल्डिहाइड, यानी वो ऑक्सीडाइज हो गया, पर ये रिडक्शन हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ रहा है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है क्यूप्रियस ऑक्साइड का। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये होता है फेलिंग टेस्ट की रिएक्शन। क्या मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस में कॉपर की +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो बीटा हाइड्रोक्सिल आपसे पूछा जा रहा है, आप NaOH का एक्शन किस पे करोगे कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हमें मिल जाए। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो बीटा हाइड्रोक्सिल NaOH आप डाल रहे हो, तो NaOH CH3CHO में हम डालते हैं, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, 2 मोल CH3HO के होंगे, तो CH3 आपको बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है, यानी बीटा कंपाउंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाता है, और ये आपका ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ओके, सो ये आपको NaOH के थ्रू मिलेगा, कंसंट्रेटेड NaOH। जब हम इसमें इथेनॉल में डालते, डाइल्यूट NaOH हम डालेंगे ऐसे कंपाउंड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो आप देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसी पे अल्फा कार्बन, अल्फा पे हाइड्रोजन लगी है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यही आपका एल्डोल कंडेंसेशन दे पाएगा, कौन, इथेनॉल दे पाएगा। और ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, तो केवल इथेनॉल से ऐसा मिल पाएगा। ओके, तो आंसर नंबर मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। 25 पे आते हैं। सो इन द गिवन कंपाउंड हमसे ये बात कहा जा रहा है कि C5H10O एक कंपाउंड है जो फिनाइल हाइड्रोजोन फॉर्म करता है और नेगेटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है मतलब एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता, ओके, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है मतलब इसमें कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस में मिथाइल ग्रुप लगा होगा। एल्कोहल नहीं हो सकता, क्यों एल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका यहाँ पे C5H10O जो जनरल फॉर्मूला है ना, वो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का होता है। क्योंकि ये कंपाउंड हमारा टॉलेंस टेस्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, और सिंपल सी बात है ये जो जनरल फॉर्मूला है एल्डिहाइड्स कीटोन्स का होता है, तो कौन सा वाला इसमें से आइडोफॉर्म दे पाएगा। अगर हम कीटोन देखें तो पेंटेन 2 ऑन को आप ड्रॉ करोगे तो उसमें कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस में, कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस में मिथाइल है, ठीक है, हमें मिथाइल चाहिए होता है ग्रुप नेबरिंग कार्बन में, तो वो पेंटेन 2 ऑन में है, पेंटेन 3 ऑन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तब वो पेंटेन 3 ऑन कहलाता, और उसके पड़ोस पे CH2 CH2 है,
मिथाइल ग्रुप केवल पेंटेन 2 ऑन में है और वही आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसकी रिडक्शन करने पर एन पेंटेन मिल जाएगा और ये नेगेटिव टॉलेंस टेस्ट देता है क्योंकि कीटोन सिल्वर विनर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट नहीं देते। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें द मेजर प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाए बेंजीन पर, तो मेटा पर क्या लग जाएगा, नाइट्रेशन होगी तो NO2 लगता है, तो 1,3 यानी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा क्योंकि जो COOH ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। ओके, तो हमारा आंसर 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो देखो आइडोफॉर्म टेस्ट फेलिंग टेस्ट रिपीट हुआ। पीवाईक्यू करने का फायदा समझ में आया। क्वेश्चन पता कैसे लगेगा कौन से टॉपिक ज्यादा आता है, क्या हमारे एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन हैं, कितनी कौन सी नेम रिएक्शन रिपीट कर रही है, कौन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन है, एसिड वाले से कि एल्डिहाइड कीटोन्स वाले से। तो ये सब चीजें पीवाईक्यू से पता लगती हैं। और आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा ये पूछा जा रहा है, तो हमें पता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिखा होना चाहिए यहाँ पे। बेंजाइल एल्कोहल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये होता है बेंजाइल एल्कोहल और कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस में CH3 नहीं है। ओके, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल दे देगा क्योंकि आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ये होता है। ओके, एल्कोहल में OH कार्बन के पड़ोस में मिथाइल हो, एक होना चाहिए, तो वैसे भी 2 दे रखे हैं। इथेनॉल भी दे देगा, इथेनॉल भी दे देगा, बस बेंजाइल एल्कोहल नहीं दे पाएगा क्योंकि CH3 ग्रुप नहीं है OH कार्बन के पड़ोस में। तो आंसर नंबर डी हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो आइडोफॉर्म टेस्ट काफी ज्यादा जरूरी टेस्ट है। अगर हम लिख भी ले कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, आइडोफॉर्म टेस्ट हमें बहुत अच्छे से देखना है, फेलिंग टेस्ट हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, फिर एक ब्राउन रिंग तो पी ब्लॉक में, पर अगर हम टोटल टेस्ट की बात करें तो ब्राउन रिंग टेस्ट भी पढ़ लेना पी ब्लॉक का। फिर एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देख लेना। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट जिसे हम कहते हैं टॉलेंस टेस्ट, इनको भी आप जरूर पढ़ें। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेंशन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये HVZ नेम रिएक्शन हो रही है और HVZ में एलोट्रॉप यूज होता है फॉस्फोरस का। कौन सा एलोट्रॉप यूज होता है, रेड वाइट, कौन सा? हमारा जो HVZ है उसमें एलोट्रॉप यूज होता है। ठीक है, तो कौन सा एलोट्रॉप यूज होता है जब हम हेलबोजार्ड, अभी ये रिएक्शन देखो रिपीट करी HVZ का, हमने अभी क्वेश्चन देखा था। ओके, एक सेकेंड, थोड़ी टाइपिंग, एक सेकेंड ना। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस होते हैं, तो कौन सा वाला एलोट्रॉप यूज होता है, तो रेड फॉस्फोरस यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना, रेड फॉस्फोरस यूज होता है और आप क्लोरीन ब्रोमीन अल्फा कार्बन पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये एक्स गलत जगह पे लगा है, यहां पे लगा होना चाहिए था। ठीक है, अल्फा कार्बन तो ये है, तो आंसर होगा हेलोजन आप ऐड कर सकते हो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस देख लेना, आ जाते हैं पी ब्लॉक में, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी हो, तो ये 3 एसिड्स दे रखे हैं, इन 3 एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो आपके पास कार्बोनिल कार्बन के पड़ोस में 3 तरह के कार्बन लगे हैं। अगर हम तीसरे वाले कार्बन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज है, सेकंड में जो कार्बन लगा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, और फर्स्ट वाला कार्बन क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड है वो sp हाइब्रिडाइज हुआ। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप पड़ोस में लगा होगा उतना ज्यादा हमारा कार्बोनिल कार्बन एसिडिक हो जाएगा, हाइड्रोजन को फटाफट लीव कर देगा ना। तो सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला और फिर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर होने चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ बहुत जरूरी टॉपिक होता है, कहाँ पढ़ाया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है और sp वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि s कैरेक्टर 50 है, यहाँ s कैरेक्टर 25 होता है।
ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक भी बहुत ध्यान से पढ़े, बड़ा स्कोरिंग रहता है हाइब्रिडाइजेशन, काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है। केमिकल बॉन्डिंग का 3 मार्क्स का वेटेज इस बार उम्मीद है, 3 से 4 मार्क्स, 3 मार्क्स मान लेते हैं। ओके, पी ब्लॉक से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है इस बार। केमिकल बॉन्डिंग 3 मार्क्स का रहेगा, 3 से 4, 3 हम मिनिमम मानते हैं, 4 मैक्सिमम रहेगा, पर 3 मार्क्स हम मान के चलो, इससे पक्के है इस बार। अब ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है पूछा जा रहा है, क्या ये एनसीईआरटी में है? सबसे पहला सवाल ये है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है या नहीं? तो क्या ये एनसीईआरटी की नेम रिएक्शन है, ये सवाल है सबसे जरूरी। तो हम एनसीईआरटी एक बार चेक करते हैं। तो आप सब एनसीईआरटी खोलो और कोशिश करो इसे ढूंढने की। देखो, लाइव लेक्शन की तरह ही है, तो देखो क्या एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको। इस तरह से देखो, एनसीईआरटी ओपन करके पीवाईक्यू करना और हाईलाइट करते जाना कि क्या ये सब चीजें हमारी एनसीईआरटी में थी और कहाँ थी। फिर ये भी तो पता होना चाहिए कि किस पार्ट में है, कौन से चैप्टर में, क्या एल्डिहाइड्स कीटोन का ही है या फिर ये किसी और चैप्टर का गलती से पीवाईक्यू आ गया। तो आप इसे ढूंढे, मैं भी सर्च आउट करता हूँ आपके साथ, और हमें बताना है कि कौन सी नेम रिएक्शन है। ठीक है, सो अगर आपको मिल गया है तो ये रही एनसीईआरटी। मैंने कहा था इस चैप्टर से नेम रिएक्शन बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। गटरमैन कोच रिएक्शन है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन जाता है कार्बन मोनोक्साइड और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन है और नेम रिएक्शन काफी ज्यादा है इस चैप्टर में। एक एक नेम रिएक्शन को अलग से कॉपी में लिखें और जरूर रिवाइज करें पेपर से पहले 2-3 बार कम से कम। स्किफ बेस इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द एल्डिहाइड, तो ये पूछा जा रहा है। तो स्किफ बेस कैसे मिलता है? जब आपका कोई एल्डिहाइड किससे रिएक्ट करे, किसी प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करे। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन से रिएक्ट करेगा तो आपको स्किफ बेस मिलेगा। ये ऑक्सीजन चला जाएगा या हाइड्रोजन चला जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड N और R, तो इसे स्किफ बेस कहा जाएगा। और ये आपका एल्डिहाइड्स और प्राइमरी अमीन्स की रिएक्शन से आपको मिलता है। तो अमीन हमारा आंसर हो गया, स्किफ बेस इन दो रिएक्शन से हमें मिलता है। ओके, H2O रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन में, ये H2 और ये ऑक्सीजन चला गया। Take the statement which is not true about carboxylic acid. Higher carboxylic acids are colorless. Benzoic acid is insoluble in water. Acetic acid exists as dimer in vapor phase. Carboxylic acids show higher boiling points than alcohol of comparable molecular mass. तो इन चारों के बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। और एक और चीज, आप एनसीईआरटी ओपन करें और देखिए क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में चारों पॉइंट्स मेंशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी का 99% क्वेश्चन एज इट इज स्टेटमेंट होता है हमारी एनसीईआरटी का, तो कोशिश करते हैं एक बार उसमें सर्च करने की। तो एनसीईआरटी ओपन होगी, आपने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली होगी, तो सर सीक आउट करो उसमें। तो ये पैराग्राफ आप एनसीईआरटी का पढ़ें, आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे सारे, कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हायर, जो कार्बन जब ज्यादा हो जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ओडोरलेस हो जाता है। बेंजोइक एसिड ठंडे पानी में इंसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल होता है, ठंडे पानी में इंसॉल्युबल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से ज्यादा होता है। ओके, तो ये करेक्ट है। एसिडिक एसिड डाइमर बनाता है, ये हमें दे रखा है, ये भी करेक्ट है। ओके, और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ओडोरलेस होते हैं, ये भी करेक्ट है। बेंजोइक एसिड ठंडे पानी में सॉल्युबल है, पानी में तो सॉल्युबल होता है थोड़ा बहुत, तो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन बी है। ये मत कहना सर यहाँ तो इनसॉल्युबल लिखा है, तो पढ़ो कोल्ड वाटर लिखा हुआ है, ठंडा पानी। ठीक है, तो ये कौन सी रिएजेंट है हमसे पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द रिएजेंट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप अगर लाइव सेशन में देख रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, वीडियो को पॉज कर दिया करो, खुद से सॉल्व करा करो और आंसर को मैच करा करो। अगर गलत है तो फिर देखो क्या पार्ट आपको नहीं आता, इसे टेस्ट की तरह करना। ये मत करना कि मेरे साथ क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ लिखते जा रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे, आपका लास्ट मोमेंट चल रहा है बिल्कुल। तो ये देख रहे हो कि एल्डिहाइड्स पढ़ चुके हैं तो कितना आता है, और नहीं पढ़ा तो कितना पढ़ना है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको पता है जब आप NaNH2 का यूज करोगे तो एल्काइन बनाने का प्रिपरेशन होता है। विशनल डाइहैलाइड से जब हमें एल्काइंस बनाने होते हैं तो हम NaNH2 का यूज करते हैं। NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो Br को रिमूव कर देगा और ट्रिपल बॉन्ड हमें मिल जाता है। अब जब हमें ट्रिपल बॉन्ड मिला, तो अब इसमें अगर हमने मर्क्यूरिक सल्फेट डाला
तो आपको पता है मार्कोनी का रूल के हिसाब से OH यहाँ लग जाता है और यहाँ पे H लग जाता है। फिर क्या होगा, फिर इनॉल ऑटोमेराइज हो जाएगा, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म कीटो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो डबल बॉन्ड था जो हमारा यहाँ पे, जैसे ये आपका ये आया है OH यहाँ लगा है, तो ये H इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो क्या हमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल गया? तो इनॉल फॉर्म H2SO4 HgSO4 तीसरी बार देख लिए रिएक्शन, और NaNH2 से आप एल्काइंस बना सकते हो। ये कौन सा है? ये विशिनल डाई हैलाइड है। एक जैमिनल होते हैं, विशिनल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ओके, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, यूजेस हैं। जैसे आप HgSO4 H2SO4 3 बार देख गया, एक बार Hg2+ लिखा हुआ था तो वो भी एक सेम चीज होती है। तो PYQ का ये मतलब नहीं कि एज इट इज उन्होंने दे दिया वही क्वेश्चन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगे ना भी। ऐसा भी नहीं ना कंट्रोल सी कंट्रोल वी चल रहा है, एक एक क्वेश्चन पिछले 15 साल में से निकाल दिया और यहाँ पे टाइप कराते हुए, तो इतना भी नहीं है। पर हाँ, कुछ पॉइंट्स उनमें से दोबारा रिपीट कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34, द ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स इन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN। ओके, तो HCN से रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा इन कंपाउंड्स का, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उसके पड़ोस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो एल्डिहाइड्स कीटोन में एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और फिर कीटोन्स में जैसे जैसे आपका एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो डाई वाला सबसे कम होगा और एसिडिहाइड सबसे ज़्यादा होना चाहिए। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो डाइटर्ड ब्यूटाइल कीटोन सबसे कम रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, और एल्डिहाइड CH3CHO कहते हैं एसिटल्डिहाइड को, वो मोस्ट रिएक्टिव हो गया। तो आंसर सी है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। तो ये देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में कौन सी बुक से करा रहा हूँ। अगर आपने लेट ज्वाइन करा है तो हम AMU कैप्सूल से 14 साल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसको लेने का वे है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, और मेरे ख्याल से आप Amazon और फ्लिपकार्ट हर जगह पे इसे ऑर्डर कर सकते हो। और बैचेस ये वाला चल रहा है, बैचेस के लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको फ़ोन कर लेना है, उसमें मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, PYQ के तो यही कुछ चैप्टर्स के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, वो भी रेगुलर नहीं आ पाते, पर मेन बैच में सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स और अमीन्स 2 चैप्टर बस रह गए हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स हमने शुरू कर दिया है और लाइव में आप वो कर पाओगे। बाकी जितना भी मैंने पढ़ाया उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यकीन 2.0 बैच के थ्रू। और इस वीडियो से अगर हेल्प हो रही है तो लाइक कर देना है ना, और कमेंट्स में बताना कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाए। अभी तो हम एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे। सो 34th हो गया। 35, व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट if benzyl chloride is heated with concentrated aqueous KOH solution। so benzyl chloride होता है ये CHCl2, आप इसे aqueous KOH से रिएक्ट कर रहे हो, तो जब आप इसे aqueous KOH से रिएक्ट करोगे तो जो Cl है उसकी जगह 2H लग जाएंगे, और किसी भी कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, किसी भी कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो H2O रिलीज कर जाता है। क्या कर जाता है? H2O रिलीज कर जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। बेंजल क्लोराइड है ना, तो बेंजल का मतलब 2 क्लोरीन थी, KOH एक्वस है तो OH रिप्लेस कर देगा Cl को। 2 OH कभी भी स्टेबल होते नहीं है, तो जब ये मान लो जैसे आपका कंपाउंड है, ठीक है, अब 2 OH अगर लगे होते हैं तो ये H2O निकल जाता है, सॉरी 2 H2O निकलेगा ना, तो H2O निकला तो कार्बन की जो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं थी वो कार्बोनिल कार्बन बन जाएगा, तो एल्डिहाइड्स या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है अगर कार्बन पे 2 OH लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एप्रोप्रिएट रिएजेंट, तो डिबाल H से आप ये रिडक्शन करोगे, तो ये NCERT का क्वेश्चन है या नहीं। एक और सवाल मेरा, क्या ये क्वेश्चन NCERT में दे रखा है, क्या ये रिएक्शन NCERT में है? तो NCERT आपके सामने, 1 मिनट आप लें, इसे ज़रूर सर्च करें इस समय, और अगर है तो मुझे लाइव सेशन ये एज अ रिकॉर्डेड है तो बताएं क्या NCERT में था। ओके, तो NCERT आपने खोली होगी तो मिल जाएगा, सेम कंपाउंड है, कुछ अलग भी नहीं है। एग्जैक्टली कार्बन भी उन्होंने एज इट इज दे दिए, ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट कर दिया हो। ओके,
तो डेवाल एच का यूज होता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे आप एस्टर से एल्डिहाइड बना सकते हो। एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। ओके, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस इस बुक के थ्रू आप कर सकते हो। ये बुक का नाम है एएमयू कैप्सूल बुक। ओके, आप इसको बाय आउट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिख के आ रहा है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। सर्च कर देना अमेजोन पे, गूगल पे लिख दोगे तो आपको पता लग जाएगा कहाँ का अवेलेबल है। अलीगढ़ के रहने वाले हो तो आप बाय कर सकते हो सीधा। ओके, और अब अगर हम पेपर की बात करें तो इस समय आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप एनसीईआरटी के पी ब्लॉक को नहीं पढ़ा तो पढ़ लें, पढ़ चुके हो तो एक बार ज़रूर रिवाइज करें, बड़ा स्कोरिंग चैप्टर होता है। ओके, फिर जितनी नेम रिएक्शंस हैं, जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उनको एक जगह पर लिखें, प्रैक्टिस करें रेगुलर उनकी, क्योंकि उनमें से दो तो आने वाली हैं। एक सीधी सीधी पूछी जाएगी, एक घुमा फिरा के पूछी जाएगी। ठीक है, फिर ग्रेगनार्ड रिएजेंट, जितने भी इसके प्रिपरेशन जहां जहां ये मेंशन है, जिस जिस चीज में यूज हो रहा है, इसकी तो अलग से 5-6 पेज को लिखें इसके बारे में, कहाँ कहाँ चैप्टर में यूज हो रहा है। फिर फिनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर ये होगा इंपॉर्टेंट में हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन में शेप वाला चार्ट मेरे साथ पढ़े हो, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोडेड है, शेप जरूर देखना। ठीक है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन में शेप्स किस पे क्या रहती है। कि मैं कह रहा हूँ आपका SF4 है तो इस SF4 की शेप सीसॉ होती है, कैसे सीसॉ आई। SF6 की बात कर रहा हूँ तो SF6 की ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है। NH3 की पिरामिडल है तो ये याद करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ClF3 की टी कैसे होती है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। और भी बहुत क्वेश्चन है, आप इस बुक को खरीद के बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेन जो बैच है उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो दिस वॉज मानस खंडूजा। इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहो, वीडियोस रेगुलर अपलोड होती रहेंगी। आपको पहले चाहिए वीडियोस तो फिर आप एएमयू जब बुक खरीदोगे तो उसमें वीडियो सोल्यूशन का स्कैनर होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सीक आउट कर सकते हो। प्लस लाइव लेक्चर के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया, स्कोरिंग चैप्टर है तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो तो इससे पहले वाले चैप्टर ज़रूर ध्यान से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ के काम हो जाएगा। यहाँ तक आने के लिए आपका एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड, एल्केन्स, जीओसी वो अच्छे होंगे तभी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हीं की रिएक्शन इसमें इस्तेमाल हो रही है। फिनॉल का यूज इसमें हो रहा है तो फिनॉल तो एल्कोहल फिनॉल्स में पड़ा। आपने ग्रेगनार्ड रेजेंट से एल्कोहल की प्रिपरेशन सीखी थी, तो एल्डिहाइड्स कीटोन की रिएक्शन ग्रेगनार्ड रेजेंट से होती है और एल्कोहल बनता है। तो आप पहले एल्कोहल्स में वो चीज़ पढ़ते हो, फिर एल्डिहाइड्स कीटोन्स में दोबारा पढ़ते हो। तो ऑर्गेनिक सीक्वेंस में पढ़ी जाती है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सीधा एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ो तो आपका स्कोरिंग 4 नंबर पक्के नहीं, कभी पक्के नहीं होंगे। अगर आपको आए तो सारे चैप्टर्स आने चाहिए। जीओसी के बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एल्काइल हैलाइड, फिर आपका ये एल्कोहल और फिर ये चैप्टर, तभी आपका अच्छा स्कोर होगा। वरना केवल ये पढ़ने से आप नेम रिएक्शन तो रट के चले आओगे, पर जो मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया कि CH3COOH है, इसमें आपने NH2 डाला। ठीक है, NH3 डाला, आपने हीट करा, फिर जो आपका बना अमाइड, फिर अमाइड का आप डाल रहे हो KOH और Br2, फिर अमीन मिला, फिर अमीन में HONO डाला, HONO2 या फिर HNO2 डाला। तो ये मिक्स्ड वाले क्वेश्चन के लिए तो सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड कर देता हूँ। दिस वॉज मानस खंडूजा। अगर इस लेक्चर से आपकी हेल्प हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें रहे, और कमेंट्स बताएं कितने क्वेश्चन आप कर पाए और अगला चैप्टर आप किसका वीडियो अपलोड चाहेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर AMU 2025 एग्जामिनेशन फॉर BTech। ओके।